अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, अगर हम केमिकल बॉन्ड की बात करें, अ केमिकल बॉन्ड इज़ अ फोर्स विच होल्ड्स टुगेदर टू आर मोर एटम्स आर आइंस टू फॉर्म अ लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड। कि हमारे पास केमिकल बॉन्ड बच्चे एक ऐसी फोर्स होती है जो मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स को आपस में होल्ड करके रखती है, उनको आपस में जोड़ कर रखती है। जैसे हम NaCl की बात करते हैं तो बच्चे आप देखें NaCl के अंदर हमारे पास ये जो आयनिक बॉन्ड मौजूद है, ये एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसने इन दोनों एटम को आयनिक कंपाउंड के अंदर होल्ड करके रखा हुआ है। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम इस केस में क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। मीन हम इसकी डिफरेंट टाइप्स देखेंगे केमिकल बॉन्ड की। मतलब जो भी केमिकल बॉन्ड होगा, हमारे पास एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो उन दोनों एटम्स को मॉलिक्यूल के अंदर क्या करके रखती है, आपस में होल्ड करके रखती है। एंड द फोर्सेस which are responsible for such bonding and the shape of the molecule formed are as a result of केमिकल कम्बिनेशन। मतलब वही कि जब वो इन बॉन्ड्स के थ्रू एटम्स आपस में कंबाइन होंगे तो फिर उनके बच्चे मॉलिक्यूल्स की वो डिफरेंट शेप्स भी ऑब्टेन होंगी, जिसको हम नेक्स्ट जो है वो डिटेल से स्टडी भी करेंगे। तो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम केमिकल बॉन्डिंग के लिहाज से थ्योरीज़ की बात करें तो हमारे पास बच्चे फर्स्ट जो 2 साइंटिस्ट हमारे पास आते हैं, उसमें फर्स्ट हमारे पास है एल्बरेज कोसल एंड गिलबर्ट लीवस। These were the first to explain the formation of chemical bonds successfully in the year 1916. They explained chemical bonding on the basis of inertness of noble gases। बच्चे अब केमिस्ट्री में याद रखना, इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव। अब जो नोबल गैसेज होती हैं उनको हम इनर्ट क्यों बोलते हैं, उनको नॉन रिएक्टिव क्यों बोलते हैं, अभी इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। जिसकी बेस पर इन नोबल गैसेज की इनर्टनेस की बेस पर इन दोनों साइंटिस्ट ने केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया था। तो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं गिलबर्ट लीविस की थ्योरी की बात करते हैं। अब देखें, अब इसको बच्चे स्टार्ट करने से पहले एक हम टर्म क्लियर करते हैं, व्हाट इज़ कर्नल। कर्नल, अब बच्चे देखें कर्नल किसे बोलते हैं। मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूँ, ये हमारे पास है न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल। लेट्स सपोज हम बच्चे ये बात कर रहे हैं सोडियम की, ये मैंने तीसरा शेल बना दिया। तो सोडियम के अंदर बच्चे इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 11। तो फर्स्ट शेल में कितने आ जाएंगे? 2। सेकंड शेल में कितने आ जाएंगे? 8। और थर्ड शेल में कितने आ जाएंगे? 1 आ जाएंगे। अब बच्चे कर्नल का मतलब होता है किसी चीज़ का छोटा सा हिस्सा, स्मॉल पार्ट। अब मैं इस सोडियम का मैंने जो स्ट्रक्चर ड्रा किया इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। एक जो मेरे पास पार्ट है वो है लास्ट शेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। ये वाला लास्ट वाला, ये हमारे पास क्या है? वैलेंस शेल। अब बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है सारा उसे मैं इकट्ठा काउंट करूंगा। उस रिमेनिंग पोर्शन में 2 चीज़ें हैं, एक न्यूक्लियस है और एक बच्चे ये 2 शेल हैं। मीन जो इनर, इस सोडियम के केस में जो इनर 2 शेल प्लस न्यूक्लियस, उनको बच्चे मिलाकर हम क्या बोलते हैं? कर्नल बोलते हैं। मीन कर्नल इज द सम ऑफ न्यूक्लियस एंड द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। बस हमने जस्ट क्या करना है कि जो वैलेंस शेल है उसको इसमें काउंट नहीं करना। मतलब वैलेंस शेल को छोड़कर बाकी इंटरनल जो भी चीज़ आएंगी, जितने भी शेल होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, न्यूक्लियस होगा, उन सब को हम सम करके क्या बोलते हैं? कर्नल बोलते हैं। तो बच्चे लीविस ने भी यही कहा था, एन एटम कैन बी व्यूड एज अ पॉजिटिवली चार्ज कर्नल एंड द आउटर शेल। मतलब वो 2 पार्ट्स के अंदर एटम को डिवाइड कर रहा है, एक कर्नल के अंदर और एक वैलेंस शेल के अंदर। अब आपको बता दिया मैंने बच्चे, कर्नल वाले पोर्शन में 2 चीज़ें आएंगी, इसमें न्यूक्लियस भी आएगा और इसमें वो सारे के सारे इनर शेल भी आएंगे। मतलब वैलेंस शेल को छोड़कर बाकी जो शेल आएंगे, इनर शेल, वो भी इसके अंदर आएंगे, न्यूक्लियस भी आएगा। उन दोनों को मिलाकर हम कर्नल बोलेंगे, उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। और जो सबसे जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसे हम क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल होते हैं। अब बच्चे हर एटम की ये अब कोशिश होगी कि अब उसने उस ऑक्टेट को क्या करना है? कंप्लीट करना है, अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल करना है। अब जब बच्चे उसके जो वैलेंस शेल है, जब उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे तो बच्चे हम बोलेंगे वो एटम क्या हो गया? स्टेबल हो गया। और एटम रिएक्ट भी क्यों करते हैं? स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। और वो स्टेबल कब होंगे? जब उनका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जब उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो उस वक्त उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो नोबल गैस से मैच कर जाती है। अब बच्चे जो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल के अंदर, दे ऑक्यूपाई द कॉर्नर ऑफ अ क्यूब विच सराउंड द कर्नल and the atoms having octet configuration 8 electron in their outermost shell thus symbol a stable configuration। मतलब जिस एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे तो वो किस चीज़ की इंडिकेशन है? इट इज़ स्टेबल।
कि उसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब एटम जो है बच्चे, अब उसने उस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कैसे अचीव करना है, अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन को कैसे कंप्लीट करना है, तो बच्चे वो 3 मेथड से करेगा, बाय लूजिंग, बाय गेनिंग और बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। या इलेक्ट्रॉन को शेयर करना है या गेन करना है या लूज़ करना है, तो उसके जरिए बच्चे जो 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के अंदर वो कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे हमने NaCl की बात की है। अब बच्चे जो Na है वो 8 कंप्लीट करने के लिए 1 लूज़ करेगा और Cl 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने के लिए एक को गेन करेगा, मतलब लूज़ भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है। अगर हम फ्लोरीन की बॉन्ड की बात करें तो बच्चे ये दोनों आपस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। जब शेयर करेंगे तो इनका ऑक्टेट भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मीन जो ऑक्टेट है उसको कैसे कंप्लीट करना है, बाय लूजिंग, बाय गेनिंग और बाय शेयरिंग। अब बच्चे only the electron present in the outer shell are known as the valence shell electron that take part in the formation of chemical bond। बच्चे जस्ट जो बॉन्ड बनाने के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं वो जस्ट आउटर मोस्ट शेल के लेते हैं, बाकी जो इनर जो शेल वाले हैं बच्चे वो बॉन्ड बनाने के अंदर हिस्सा नहीं लेते। अब जो बच्चे गिलबर्ट लीविस था उसने कुछ स्पेसिफिक नोटेशंस यूज़ की थी। दे वर बेटर नोन एज द लीविस सिंबल टू रिप्रेजेंट दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब उसने, अब देखा ना, अभी हमने बच्चे बात सोडियम की थी, ये उसका शेल है, ये फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ये उसका बच्चे न्यूक्लियस है, और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हाँ, इसने बच्चे जो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होने वो उसके जस्ट वैलेंस शेल वाले होने, अंदर वाले हमारे किसी काम के नहीं है। तो फिर उसने उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ स्पेसिफिक बच्चे वो सिंबल जो हैं उनके जरिए उनको क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था। और अब देखें, अब उसने जो सिंबल्स बनाई थी उसके ऊपर उसने लगाए थे डॉट। तो किसी भी एटम की जो वैलेंसी होगी या उन डॉट्स के इक्वल होगी, मतलब अगर 3 डॉट्स हैं तो वैलेंसी 3, 2 डॉट्स हैं तो वैलेंसी 2, 1 डॉट है तो वैलेंसी 1। या फिर क्या करना है कि उसकी जो वैलेंसी होगी वो होगी 8 माइनस डॉट। फॉर एग्जांपल अगर किसी के वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 5 डॉट्स लगे हुए हैं, तो 8 में से 5 करेंगे तो फिर उसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अगर इस तरह किसी के 6 डॉट लगे हुए हैं तो 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो उसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। मतलब उसकी जो वैलेंसी होगी या वो उन डॉट्स के नंबर के इक्वल होगी, या उसकी वैलेंसी हमने कैसे निकालनी है, 8 में से डॉट्स को माइनस कर देना। बच्चे ये देखें, अब ये लीविस है ना, सॉरी लिथियम। अब लिथियम के अंदर ये जस्ट 1 डॉट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। ये जो डॉट्स हैं ये जस्ट वैलेंस शेल को इंडिकेट कर रहे हैं। अब ऑक्सीजन के देखें कितने बच्चे 6 डॉट हैं, तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह जो नियोन नोबल गैस है इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, तो इसके इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन भी क्या है बच्चे, वो भी कंप्लीट है। द नंबर ऑफ डॉट्स दैट सराउंड द रिस्पेक्टिव सिंबल रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ, वही बात आ गई, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को बच्चे वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बचा रहते हैं कॉसल थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। बच्चे इसने कहा था कि जो नोबल गैसेज होती हैं वो हैलोजिन्स और अल्कली मेटल्स को आपस में सेपरेट करती हैं। अब हैलोजिन बच्चे क्या होते हैं, दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन जो अफिनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अल्कली मेटल की बात करें तो बच्चे वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम। मतलब एक एंड पे पड़े हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एक एंड पे पड़े हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उनको बच्चे सेपरेट किसने करना है, नोबल गैसेज ने करना है। अब हमें ये बच्चे ये भी पता है कि नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, और पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना है। तो अल्कली मेटल लूज़ करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज, हैलोजन उसको गेन करेंगे तो उन पर नेगेटिव चार्ज। बच्चे ये पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज आयन बनेंगे, उन आयन्स के अंदर उनके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कंप्लीट, और उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो नोबल गैस से क्या कर जाएगी, मैच कर जाएगी। और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हीलियम के अलावा बाकी जितनी भी नोबल गैसेज होती हैं तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, NS2 NP6, मतलब उनके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, और जो फिर जो नोबल गैसेज होती हैं वो हमारे पास बच्चे वो स्टेबल होती हैं। अब बात करते हैं हम अनलाइक चार्जेस की, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, इनको अनलाइक बोलते हैं, और नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव वो लाइक चार्जेस होंगे। तो जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, लेकिन जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब जब बच्चे Na पॉजिटिव होगा, Cl नेगेटिव होगा, अब ये अनलाइक चार्जेस हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और इन अट्रैक्शन की वजह से यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जो उनको होल्ड करके रख रही है, उसी तो हम बच्चे क्या बोलते हैं, उसी को तो हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। इस तरह मैग्नीशियम क्लोराइड की एग्जांपल लें तो अब मैग्नीशियम +2 होगा, उधर 2 Cl नेगेटिव पड़े हुए हैं, तो उनके बाद भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जो उनको आपस में होल्ड करके रखेगी, उसी को हम बच्चे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब बात करते हैं बच्चे एक्सप्लेनेशन ऑफ द कोसेल-लीविस अप्रोच। इन 1916 कोसेल एंड लीविस succeeding in giving a successful explanation based upon the concept of electronic configuration of noble gases about why atom combine to form molecule, कि एटम आपस में रिएक्ट क्यों करते हैं। आपको बच्चे बता दिए कि एटम इस वजह से रिएक्ट करते हैं क्योंकि जब वो एटम्स रिएक्ट करेंगे उनका वैलेंस शेल कंप्लीट होगा, जब वैलेंस शेल कंप्लीट होगा तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस से मैच कर देकर वो क्या हो जाएंगे, वो स्टेबल हो जाएंगे। अब बच्चे जो एटम्स हैं, नोबल गैसेज के जो एटम्स हैं वो ऑलरेडी क्या हैं, स्टेबल हैं, वो किसी के साथ कंबाइन होने की टेंडेंसी नहीं रखते, और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी क्या होती है, स्टेबल होती है ना, उन्होंने
इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना है, ना गेन करना है, ना शेयर करना है। इस वजह से उनकी वैलेंसी भी क्या होगी, ज़ीरो। वो इनर्ट होती हैं, वो नॉन रिएक्टिव होती हैं और इस वजह से वो डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, वो मोनोटॉमिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फजन्स रूल की। दिस वाज इंट्रोड्यूस बाय द पॉलिश बॉर्न यूएस केमिस्ट कैजिमिर फैजन्स इन 1923। अब बच्चे इस रूल के अंदर सिंपल सी बात है, देखें अब मैं यहाँ पे बच्चे एक क्या ड्रा कर रहा हूँ, एक कैटाइन ड्रा कर रहा हूँ और एक यहाँ पर एनाइन ड्रा कर रहा हूँ। और ये यहाँ पर मैंने कैटाइन वो छोटा डाल दिया है और जो एनाइन है वो मैंने बड़ा डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे बच्चे लिख रहा हूँ सी मीन कैटाइन। अगर हमारे पास लो पॉजिटिव चार्ज का कैटाइन होगा जिसका साइज़ बड़ा होना चाहिए, बच्चे याद रखना कैटाइन के ऊपर साइज़ जैसे जैसे बढ़ता जाएगा पॉजिटिव साइज़ तो उसका साइज़ डिक्रीज़ होता जाएगा। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता रहेगा तो साइज़ डिक्रीज, मतलब जब इसके ऊपर चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज वो लो होगा ना तो उस वक्त कैटाइन का साइज़ बड़ा होगा। अगर कैटाइन का साइज़ बड़ा हो और एनाइन उसका बच्चे साइज़ छोटा हो तो उसने बच्चे इसके रूल के अकॉर्डिंग उनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। मीन अगर कैटाइन का साइज़ बड़ा हो, एनाइन का स्मॉल हो तो क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड। और अगर हमारे पास कैटाइन, जब कैटाइन मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा रहेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उसका साइज़ बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा। तो कैटाइन का साइज़ अगर स्मॉल हो, एनाइन का साइज़ बड़ा हो तो फिर बच्चे क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब बच्चे अगर इसके अंदर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखें हम ऊपर वाले में एग्जाम्पल लेते हैं सीजियम फ्लोराइड की। अब बच्चे देखें सीजियम फ्लोराइड के अंदर अब सीजियम कैटाइन है तो उसका साइज़ सबसे बड़ा है, फ्लोरीन एनाइन है तो उसका साइज़ सबसे छोटा है। तो मीन इनके दरमियान बच्चे क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब मैं बात करता हूँ लिथियम आयोडाइड की। लिथियम आयोडाइड, ये मेटल्स के बच्चे हैलाइड्स की बात कर रहे हैं और मेटल्स के हैलाइड में सबसे जो मतलब कि जो बड़ा है, मतलब जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड है वो सीजियम फ्लोराइड है। और कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर किसके एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, लिथियम आयोडाइड, क्योंकि लिथियम जो वो कैटाइन है उसका साइज़ सबसे छोटा है और जो आयोडीन है वो एनाइन है उसका साइज़ सबसे बड़ा है। तो जब छोटा कैटाइन होगा बड़ा एनाइन होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। एग्जाम्पल क्या है, लिथियम आयोडाइड। जब कैटाइन बड़ा होगा, एनाइन का साइज़ स्मॉल होगा, बच्चे आयनिक बॉन्ड बनेगा। आपको एग्जाम्पल मैंने क्या दे दिया, सीजियम फ्लोराइड के एग्जांपल दे दिया। अब बच्चे हम बात करते हैं कॉज ऑफ द केमिकल कम्बिनेशन। आपको ऑलरेडी बता चुका है कि आपस में एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं बच्चे, वो इस वजह से कंबाइन करते हैं क्योंकि जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो उनका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जब उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस से मैच कर जाएगी। जब नोबल गैस से मैच कर जाएगी तो हम बोलेंगे एटम्स क्या हो गए, स्टेबल। मतलब वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को मुस्तहकम करने के लिए एटम आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। लेकिन हम नोबल गैसेज की बात करें तो जो नोबल गैस होती है वो वैसे तो इनर्ट होती हैं, लेकिन हमारे पास जो जीनॉन होती है वो कुछ केसेस के अंदर ये फ्लोरीन के साथ जो है बच्चे वो रिएक्शन शो करती है। वैसे ओवरऑल जब बात करेंगे तो नोबल गैसेज होती हैं वो कोई किसी किस्म का रिएक्शन शो नहीं करती। अब बच्चे देखें, अब जितने भी एटम्स हैं, अब बच्चे वही उन्होंने लूजिंग, गेनिंग या शेयरिंग करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना है। जब आप अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे तो उनकी जो नोबल गैस, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो नियरेस्ट नोबल गैस से क्या कर जाएगी, वो मैच कर जाएगी। और बच्चे ऑक्टेट रूल किसे बोलते हैं, द अटेनिंग ऑफ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड द ऑक्टेट रूल। अब बच्चे देखें वही कि कुछ सर्टेन गैसेज के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगी और कहीं पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी बच्चे, वो शेयरिंग होगी। अगर हम सोडियम हाइड्राइड की बात करें तो बच्चे अब यहाँ पर देखें एक और बात कि अब अगर किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना है या गेन करना है तो वहाँ पर कंडीशन पे भी डिपेंड करती है। यहाँ पर 2 कंडीशन है, एक है सोडियम हाइड्राइड और एक हमारे पास है हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब बच्चे अगर हम फर्स्ट कंडीशन को देखो तो इधर हमें पता है कि जो सोडियम होता है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। मतलब इस कंडीशन में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF के केस में वो हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को बच्चे क्या करती है, वो लूज़ करती है। इधर वो गेन कर रही है, इधर वो लूज़ कर रही है। तो मतलब ये कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि उस एटम ने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना है या गेन करना है। मैंने आपको एग्जांपल दिया सोडियम हाइड्राइड केस में, इस केस में बच्चे जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है, लेकिन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड केस में वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रही है। और बच्चे जो ऑक्टेट रूल है ये हमारे पास ये यूनिवर्सल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर हम PF5 की बात करें, फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड की, तो बच्चे इस केस में फिर जो फास्फोरस होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, उसको टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे तो फिर वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। SF6 की बात करेंगे तो बच्चे उसके वैलेंस शेल में फिर जो है वो 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर वो आपस में शेयरिंग करते हैं तो फिर वो भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। अगर हम BCl3 की बात करें, हालांकि जो क्लोरीन है उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों के तीनों बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहे हैं, सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन फिर भी 2 तो टोटल उसके बोरॉन के फिर भी वैलेंस शेल में कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन उसके फिर भी 8 कंप्लीट
नहीं है। और बच्चे यहाँ पर ये एग्जांपल बताई गई, देखिए एक मैं देखता हूँ, मैग्नीशियम है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगी तो बच्चे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो नियोन से मैच करके, और नियोन का एक नोबल गैस, हम बोलेंगे मैग्नीशियम क्या हो गई है, स्टेबल हो गई है। अगर हम बच्चे इनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करें तो बच्चे आपने इसमें याद रखना कि बॉन्ड उस वक्त बनेगा जब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। अब होता है कि बच्चे जब भी कोई दो एटम आपस में बॉन्ड बनने के लिए एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डेवलप होती है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी आती है। मतलब एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट भी करता है, लेकिन एक का न्यूक्लियस दूसरे के न्यूक्लियस को भी रिपेल करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल करेगा। अब जब बॉन्ड बनना है वो डिपेंड करता है कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेज है वो डोमिनेट करेगी या रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगी। अगर तो बच्चे अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगी, वो मॉलिक्यूल और एक दूसरे के आ जाएंगे, करीब आएंगे, जब एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो उस वक्त सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और उन दो एटम के बीच क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। अब हम इसी में हाइड्रोजन की एग्जांपल लें तो हाइड्रोजन केस में जब अट्रैक्टिव फोर्स ने डोमिनेट करना है, हाइड्रोजन एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो उनके दरमियान बच्चे वो मिनिमम डिस्टेंस कि जिस डिस्टेंस पे ऊपर आकर वो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगी, सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, और हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो वो डिस्टेंस कितना है, 75.4 पिकोमीटर, जिसे हम क्या बोलते हैं, इस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। इसको हम कंप्रोमाइज डिस्टेंस बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं, और इसको हम बॉन्ड डिस्टेंस बोलते हैं। मतलब इतने डिस्टेंस पर अगर हाइड्रोजन एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो उनके बच्चे क्या बन जाएगा, बॉन्ड। क्यों? क्योंकि इस डिस्टेंस के ऊपर आकर जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो डोमिनेट कर जाएंगी, और उनके दरमियान उस सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम, और उनके दरमियान क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। और बच्चा एक बात ये भी याद रखना, जब केमिकल बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और जब बॉन्ड को ब्रेक करना हो तो एनर्जी रिक्वायर होती है, वो कौन सा रिएक्शन होगा, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। अब चूंकि हाइड्रोजन केस में बॉन्ड बच्चे बन रहे हैं, यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी, उसमें क्या बोलते हैं, उनकी बॉन्ड फार्मेशन एनर्जी, और वो कितनी होती है, 436.45 किलो जूल पर मोल होती है। अब अगर बच्चे रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेंगी, अगर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर जाएंगी तो बच्चे मतलब रिपल्सिव फोर्सेज जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेज पे डोमिनेट कर रही हैं, तो फिर मॉलिक्यूल जो वो रिपेल करके एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। जब वो दूर चले जाएंगे तो बच्चे उनके जो सिस्टम की जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होगी तो फिर उनके दरमियान कभी भी केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा। और यहाँ पर बच्चे ये फिगर भी इंडिकेट करे कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बच्चे वो जब डोमिनेट करेंगी तो वो हाइड्रोजन इससे के नज़दीक आएंगे, और उस कंप्रोमाइज डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ पे उनके दरमियान क्या बन जाएगा, बच्चे वो बॉन्ड बन जाएगा। अब नेक्स्ट हम बच्चे साइज़ की बात करते हैं। एटम का साइज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसकी जो डिफरेंट फिजिकल और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एटम के साइज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब हमने एटम के डिफरेंट साइज़ को किस बच्चे लिहाज से देखना है, हमने एटॉमिक रेडियाई को देखेंगे, आयनिक रेडियाई को देखेंगे, मतलब उसको एटम के साइज़ को हम एक्सप्रेस करते हैं एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई और कोवेलेंट रेडियाई, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द कंपाउंड। अगर वो आयनिक कंपाउंड है तो वहाँ पे हम आयनिक रेडियाई की बात करेंगे, सिंपल एटम है तो एटॉमिक रेडियाई, अगर कोवेलेंट कंपाउंड है तो हम कोवेलेंट रेडियाई की बात करेंगे। अब बच्चे एटॉमिक रेडियस हम किसे बोलते हैं, देखिए बच्चे ये हमारे पास न्यूक्लियस है, और लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, वैलेंस शेल। तो बच्चे न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इनके दरमियान जो हमारे पास जो एवरेज जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। कब? वाइल कंसीडरिंग इट स्फेरिकल, जब इसे हम स्फेरिकल कंसीडर करेंगे तो उस वक्त न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जो एवरेज जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। अब बच्चे एटॉमिक रेडियस को हम डायरेक्टली प्रिसाइजली डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसकी 2 रीज़न है। फर्स्ट रीज़न ये है कि एटम की कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती, हम ये नहीं कह सकते कि एटम यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे ख़त्म हो गया, नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे जो इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो जितना मर्जी दूर चले जाए वो कभी भी फिर भी वो ज़ीरो नहीं होती। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन नेवर बिकम एग्जैक्टली जीरो इवन एट अ लार्ज डिस्टेंस। न्यूक्लियस हम चाहे जितना भी दूर चले जाएं फिर भी वहाँ पर कोई ना कोई 0.001% से चांस होंगे कि मे भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो सकता है। तो इस वजह से जब तक उस एटम की कोई शार्प बाउंड्री नहीं होगी तो हमें उसके बच्चे रेडियस का पता नहीं चलेगा। दूसरा बच्चे बात यह है कि जो इनका जो साइज़ होता है वो इनका नेबरिंग एटम क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। मतलब कोई कुछ केस के अंदर बच्चे जब 2 एटम में बॉन्ड बनेगा तो उस वक्त उनका साइज़ और होगा, जब फिर उसका किसी और के साथ जब बॉन्ड बनेगा तो वहाँ पर उसका साइज़ क्या होगा, और होगा। मतलब बाज़ एटम का जो साइज़ था वो कंपाउंड टू कंपाउंड क्या होता है बच्चे, वो चेंज होता रहता है। तो फिर अब बच्चे हमने एटॉमिक जो रेडियाई है वो कैसे मेजर करना है। एटॉमिक रेडियाई को मेजर करने के लिए हम उन्हीं जिन एटम का हमने मालूम करना है उन्हीं के न्यूक्लियाई के दरमियान हम डिस्टेंस को मेजर कर देंगे, उसको हाफ कर देंगे। अब वो डिस्टेंस को हमने मेजर किसके थ्रू करना है, एक्सरे के थ्रू, आर बाई स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो है बच्चे वो मेजरमेंट के थ्रू। मतलब हम एटॉमिक रेडियाई क्या करेंगे, वो डिटरमाइन कर लेंगे। अब इसके बच्चे ट्रेंड की बात करें तो अगर ये बच्चे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड के अंदर तो उस वक्त जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या होता है, वो डिक्रीज़ होता है। लेकिन ग्रुप के अंदर टॉप से बॉटम आएंगे तो बच्चे एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। अब जो पीरियड है, पीरियड के अंदर बच्चे डिक्रीज़ क्यों होता है, क्योंकि जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा तो बच्चे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा। जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो उनका साइज़ क्या हो जाएगा, डिक्रीज़। अदर रीज़न बच्चे ये होते हैं कि जब हम पीरियड के अंदर जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम। जब शेल सेम होंगे तो बच्चे पीरियड के अंदर शील्डिंग इफेक्ट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब बच्चे बात करते हैं ग्रुप की, जब टॉप से बॉटम आएंगे तो शेल के नंबर में क्या हो रहा है,
शेल का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, शेल का नंबर भी इंक्रीज़ होगा, साथ शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से अवे मूव करेंगे, उनके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ हो जाएगी। तो जिसकी वजह से जैसे जैसे हम बच्चे टॉप से बॉटम आएंगे तो एटम का साइज़ भी क्या होता रहेगा, वो भी इंक्रीज़ होता रहेगा। लेकिन अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें तो बच्चे जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट स्टेज की बात करें, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक या येट्रियम से लेकर केडियम तक, तो इनके अंदर बच्चे क्या होता है, डिक्रीज इज स्मॉल व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू द इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर हम ऐसे पीरियड के अंदर ऐसे बच्चे लेफ्ट से राइट जाएं इन ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो एटॉमिक जो रेडियाई है बच्चे याद रखना वो हाफ तक डिक्रीज़ होता है और फिर एंड के ऊपर फिर वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसकी हमने रीज़न क्या पढ़ी थी, रीज़न ये थी कि एंड के ऊपर उनके वो जो डी वाले होते हैं वो कंप्लीटली फिल ऑर्बिटल होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिनको रिपल्शन होगी, जिस वजह से उनका साइज़ थोड़ा सा और क्या हो जाएगा, इंक्रीज। मतलब जितना डिक्रीज़ होना चाहिए उतना डिक्रीज़ नहीं होता। किसकी वजह से, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, उन इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक हो गया। और इस वजह से उनके बाद जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज़ हो जाती है और उनका थोड़ा सा साइज़ क्या हो जाता है, वो इंक्रीज़ होता रहता है। अब बच्चे ये देखें, ये पीरियड के अंदर साइज़ क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, और ग्रुप के अंदर साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। अब बच्चे नेक्स्ट हम आयनिक रेडियाई की बात करेंगे। तो अब यहाँ पर हम आयन की बात करेंगे कि जब आयन को हम स्फेरिकल कंसीडर करेंगे तो उसका जो मतलब कि जिसका जो टोटल जो उसका जो रेडियस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसका आयनिक रेडियस बोलेंगे। अब हम बात करते हैं कैटाइन की। कैटाइन का बनता है कि जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो उसे हम बोलेंगे कैटाइन, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और जो कैटाइन का साइज़ होगा वो हमेशा अपने पेरेंट से क्या होगा, कम होगा। सोडियम एग्जाम्पल लेते हैं। अब सोडियम का बच्चे साइज़ कितना होता है, इसका रेडियस कितना होता है, 186 पिकोमीटर। लेकिन जैसे ही ये Na से Na पॉजिटिव के अंदर जाएगा, कैटाइन के अंदर कन्वर्ट होगा, तो इसका साइज़ क्या हो जाता है, डिक्रीज़। बच्चे रीज़न क्या है, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाएगा, प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे। मतलब इस सोडियम केस में पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 प्रोटॉन थे। जब एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो अब 11 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 10। तो अब जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है उनको न्यूक्लियस पहले से ज़्यादा मतलब क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिस वजह से इसका साइज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जब हम एनाइन की बात करें तो एनाइन के अंदर साइज़ इंक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि एनाइन के अंदर जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी। उन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से जो एनाइन का साइज़ होगा वो अपने पेरेंट से इंक्रीज़ होता जाएगा। हम क्लोराइड आयन की बात करते हैं बच्चे, तो पहले Cl का साइज़ कितना होता है, 99 पिकोमीटर। लेकिन जब Cl नेगेटिव के अंदर ये जाएगा तो रिपल्शन वजह से साइज़ इंक्रीज़ होकर कहाँ चला जाएगा, 181 पिकोमीटर। बच्चे ये वैल्यूज़ ज़रूर याद रखनी है और ये PMC के पेपर में आ भी चुकी हैं। अब बच्चे हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। देखें जब मैग्नीशियम को देखें, बस आपने याद रखना है कैटाइन के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ होता जाएगा तो बच्चे उसका एटॉमिक रेडियस और ज़्यादा क्या होता जाएगा, डिक्रीज़। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन को निकालते जाएंगे तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, तो जिस वजह से उनका साइज़ और ज़्यादा कम होता जाएगा। एनाइन की बात करेंगे तो एनाइन के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन को ऐड करते जाएंगे तो रिपल्शन उतनी बढ़ती जाएगी और उनका साइज़ भी उतना बढ़ता जाएगा। अब बच्चे बात करते हैं इनकी वेरिएशन की। तो एटॉमिक आयनिक रेडियाई की वेरिएशन वही है कि पीरियड के अंदर आयनिक रेडियाई डिक्रीज़ होगा, ग्रुप के अंदर आयनिक रेडियाई क्या होगा, वो इंक्रीज़ होगा। अब बच्चे हम बात करते हैं यहाँ पर ये पॉलिंग ने बच्चे एक ये अपनी इक्वेशन वगैरह दी थी किसको कैलकुलेट करने के लिए, टू कैलकुलेट द इंटर आयनिक डिस्टेंस इन अ क्रिस्टल लेटस। और वो किसको इक्वल होता है, इट इज़ द सम ऑफ कैटाइन रेडियस एंड एनानिक रेडियस। कैटाइनिक रेडियस और एनानिक रेडियस को अगर हम ऐड कर देंगे तो बच्चे वो इंटर आयनिक डिस्टेंस आ जाएगा। अब बच्चे उसने पॉलिंग ने डिटरमाइन किया था पोटाशियम क्लोराइड को, उसने कहा था पोटाशियम कितना होता है 133 पिकोमीटर कैटाइन का, और क्लोराइड आयनाइन का कितना होता है 181 पिकोमीटर। तो बच्चे KCl के अंदर फिर जो इंटर आयनिक जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 314 पिकोमीटर। तो बच्चे इस इक्वेशन को यूज़ करके अगर हमें दो चीज़ें दी गई हों तो हम तीसरी मालूम कर सकते हैं। मीन अगर हमें कहा जाता है कि पोटाशियम जो क्लोराइड है इसके अंदर इंटर जो आयनिक डिस्टेंस है वो 314 पिकोमीटर है, और साथ में बता दिया था कि पोटाशियम का जो है वो इतना जो है बच्चे वो रेडियस है, तो फिर हम क्लोराइड का रेडियस वो मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम करेंगे कि उस टोटल में से हम और पॉजिटिव को कैटाइन वाले को माइनस कर देंगे तो एनाइन वाला आ जाएगा। इसे अगर हमने कैटाइन वाला मालूम करना हो तो R में से एनाइन वाले को माइनस कर देंगे, तो फिर इस तरह हम उनके जो आयनिक रेडियाई हैं उनको हम मैयर कर सकते हैं। बच्चे ये देखें हमारे पास जो ये इनका पेरेंट है, तो पेरेंट से जो कैटाइन बनेगा उसका साइज़ छोटा हो जाएगा और जेनाइन बनेगा उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा, और इनके दरमियान जो इंटर आयनिक डिस्टेंस होता है वो भी यहाँ पर दिखाया गया बच्चे। अब कोवेलेंट रेडियाई की बात करें तो बच्चे कोवेलेंट रेडियाई के अंदर इस एग्जांपल को देखें। कोवेलेंट रेडियाई के अंदर बच्चे क्या करना है हमने कि अगर दो सेम एटम के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है उनके न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस होगा जब उसको हाफ कर देंगे तो उनका कोवेलेंट रेडियाई आ जाएगा। दोबारा बच्चे सुन ले, जो दो बॉन्डेड एटम है
उनके न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है, जब उस डिस्टेंस को हम क्या कर देते हैं, उसको हाफ कर देते हैं, तो वो इनका क्या होता है, कोवलेंट रेडियाई होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल बच्चे बताई गई है कार्बन की। अब कार्बन कार्बन जब सिंगल बॉन्डेड होती हैं तो उन कार्बन कार्बन टू न्यूक्लियाई के दरमियान बच्चे डिस्टेंस कितना आ जाता है हमारे पास, 154 पिकोमीटर। तो जब उस 154 पिकोमीटर को जब हम हाफ करेंगे, मैं कार्बन एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, जब 154 पिकोमीटर को जब हम हाफ करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 77 पिकोमीटर, विच इज़ द कोवलेंट रेडियाई ऑफ कार्बन। इस तरह अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तभी हमने कहा था उसका बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 75.4 पिकोमीटर। जब इसको हाफ करेंगे तो बच्चे उसको हाइड्रोजन का कोवलेंट रेडियाई कितना आ जाएगा, 37.7 पिकोमीटर। मतलब उसकी जो बॉन्ड लेंथ है या उसके न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है, जब उसको हाफ कर देंगे तो उसका कोवलेंट रेडियाई आ जाएगा। अब बच्चे इसी तरह अब अगर हमें एक एटम के कोवलेंट रेडियाई का पता हो तो दूसरे का हम मालूम कर सकते हैं। कैसे बच्चे देखें, यहाँ पर एग्जांपल दी गई है मिथाइल क्लोराइड की। अब मिथाइल क्लोराइड के अंदर जो कार्बन टू जो क्लोरीन जो बॉन्ड है, अब बच्चे इसका जो कोवलेंट रेडियस है वो बच्चे हमारे पास हमने क्या करना है, वो हमें बच्चे गिवन है। यहाँ पर कितना है बच्चे हमारे पास, वो 176.7 पिकोमीटर। ये कार्बन टू क्लोरीन का हमें दिया गया बच्चे, यहाँ पर हमें इसका दिया गया बॉन्ड लेंथ दी गई है। अब हमें बॉन्ड लेंथ दी गई है और साथ में हमें जो है वो क्लोरीन का कोवलेंट रेडियस भी दिया गया है। हमने मालूम करना है कार्बन का। तो कैसे मालूम करेंगे कि टोटल में से क्लोरीन वाले को माइनस कर देंगे। टोटल बॉन्ड लेंथ कितनी थी, 176.7 पिकोमीटर। इसमें से जब क्लोराइड आयन के कोवलेंट रेडियस को मतलब 99.4 को माइनस करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा बच्चे, ये कार्बन का कोवलेंट रेडियस आ जाएगा। मतलब हम इस मेथड के थ्रू किसी भी जो हमारे पास कोई भी बॉन्ड है तो उसके अंदर जो दोनों बॉन्डेड एटम है तो उनमें से किसी की भी अगर हमें एक की वैल्यूज़ का पता होगा, टोटल वैल्यूज़ का पता होगा, तो हम दूसरे की वैल्यूज़ मालूम कर सकते हैं। अब बच्चे यहाँ पर ये देखें डायग्राम के अंदर भी ये दो सेम बॉन्डेड एटम है, इनके न्यूक्लियाई के बाद जो डिस्टेंस होगा जब उसे हम हाफ करेंगे तो उसका क्या आ जाएगा, कोवलेंट रेडियाई आ जाएगा। और बच्चे यहाँ पर जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो वहाँ पर डिफरेंट एनर्जी चेंजेस आती हैं और जो डिफरेंट उनकी जो थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इन्हीं एनर्जी चेंजेस के ऊपर डिपेंड करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।